अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। आगाज़ करते हैं हम अपने एडिशनल प्रैक्टिस सेशन का, जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी। देखें, सिलेबस हमारा ऑलरेडी पोर्टल पे कवर्ड है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी पास्ट पेपर्स हैं ICAP के, वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। कुछ अच्छे MS7 के क्वेश्चन हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी कवर्ड है। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम एक डिफरेंट किस्म के सवालात को करेंगे, ताकि हम एक चीज़ को रीअसेस कर सकें कि यार जो पढ़ा हुआ है, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, और एक नया सवाल अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको कैटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पोर्टल पे 100% चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस 6 महीने में हमने मजीद मेहनत करते रहना है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना है, Q&A सेशन रखना है, रिवीजन सेशन रखना है, ताकि इंशाल्लाह सेट पेपर को पहले टाइम में पास कर लें। अच्छा देखिए, एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इट इज़ द 1 जुलाई 2005. You are a manager in the audit department of Garrick and Company, a firm of chartered accountant. You are assigned to the audit of Encore Company, which has a financial year ending 30 September 2005 and is a new audit client of your firm. अब ये जो new audit client of your firm आ रहा है ना बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो। सही है, इसको हाईलाइट कर लो, बिकॉज जब न्यू ऑडिट क्लाइंट है आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो बस लिंक कर लेना कौन सा रिस्क हो सकता है। सही है। द कंपनी डिजाइन्स and builds boats which are used in the fishing industry. Each boat is created to a specific customer order. तो कंपनी एक और काम करती है, कंपनी डिजाइन करती है और बिल्ड करती है बोट्स वगैरह को। तो ये इसका एक बिजनेस है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, तब एक डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। पार्टनर्स ईमेल, एन ईमेल विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर, द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। दूसरी चीज, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट प्लानिंग। Notes from meeting, summary of matter discussed at a recent meeting between the company's finance director and the audit engagement partner. Inventory, a note from the audit engagement partner containing the details relevant to planning the audit of inventory. तीसरी चीज, finance director request regarding an additional service and a loan guarantee they would like the company to consider. The information should be used to answer the question required within your chosen response. अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें, जिस तरह वो अपेंडिक्स पूछ रहा है, तो ये MSA1 के नौयत के सवाल है। सही है। तो ये MSA1 के लिए भी रेलिवेंट है भाई, ये CFF6 के लिए भी रेलिवेंट है, बिकॉज CFF6 में मैं एक एडिशनल चीजें करवा रहा हूँ, ताकि वो MSA1 वाले जो सवाल आते हैं वो भी कवर्ड हो जाए, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको आइडिया हो। अच्छा, पार्टनर की ईमेल अगर हम देखें भाई, तो हेलो, आई हैव प्रोवाइडेड विद सम इन्फॉर्मेशन व्हिच यू शुड यूज टू हेल्प यू विद द प्लानिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी, आवर न्यू ऑडिट क्लाइंट, अगेन आवर न्यू ऑडिट क्लाइंट, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2005। When determining the materiality, please use revenue as your basis. इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करें। उसने कहा कि जी रेवेन्यू को आपने यूज करना है टू डिटरमाइन द मटीरियलिटी। वो कह रहा है, when determining the materiality, please use revenue as your basis. I have concluded that the revenue is an appropriate basis for the materiality, as the company's revenue has historically been stable. I require you to prepare the briefing notes for my own use, in which using the exhibit 1.1 से लेके 3 तक evaluate and prioritize the significance risk of material misestimate to be considered in the planning of the audit. कैटेगोरिकली आपसे सवाल कह रहा है कि जी आप बताएं। आज के सवाल की रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं इसी तरह के सवाल जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा, ताकि अगर वो इस तरह के सवाल पूछे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, बस एक दो लाइनें जो हमें इंसर्ट करनी होगी, एक दो चीजें जो हमें सोचनी होगी। अगर इसको आप हाईलाइट करें, इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखें, अगर एक कंपनी के 4 सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, चारों की नौयत सेम होती है। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जो जिस चीज के ऊपर आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो जितना ज्यादा मटेरियल होगा, सही है, तो इसका मतलब है वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जब मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी इवैल्यूएशन और उसकी सिग्निफिकेंस भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। सही है। एक कंपनी है, उसका आप ऑडिट कर रहे हैं, एक जगह पे कंटिजेंट लायबिलिटी है लेट से 5 अरब रुपए की, और एक जगह इन्वेंट्री है, वहां पे 50 मिलियन का प्रोविजन है, दोनों सिग्निफिकेंट रिस्क है। लेकिन आप खुद सोचेंगे दोनों सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा अगर मटीरियलिटी के हिसाब से देखूं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखूं, कि अगर ये कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में हो गई तो पता नहीं गोइंग कंसर्न का मसला भी आ जाएगा, कोविनेंस का मसला भी आ जाएगा, तो वहां पे इस चीज को बस हमने कंसीडर करना है, और उसके अलावा हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, वो रिस्क जो ज्यादा मटेरियल हो। अच्छा, मटेरियलिटी कैसे है? मटेरियलिटी तभी उस सवाल में आपको दी हुई है कि भाई रेवेन्यू का 1 से 2% आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वो पार्ट ए कह रहा है, यूजिंग द एग्जीक्यूटिव 1, इवैल्यूएट एंड प्रायोरिटाइज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग द ऑडिट। पार्ट बी में आपसे कह रहा है, यूजिंग एग्जिबिट 3 एंड 4, तो 1 से लेके 3 तक रिक्वायरमेंट ए है, 3 एंड 4 से लेके कह रहा है, जस्टिफाई व्हाई इन्वेंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट प्लान टू एड्रेस दोस रिस्क। और आखिरी चीज कह रहा है, यूजिंग द एग्जिबिट 5, इवैल्यूएट एनी ethical and professional issues raised
एंड रिकमेंड एनी एक्शंस टू बी टेकन बाय द कंपनी। ये टोटल अगर आप देखें बच्चों तो ये 40 नंबर का सवाल है, सही 40 नंबर का सवाल है, मतलब मेरा आधा पेपर है सही। इसके अंदर रिस्क भी है, इसके अंदर प्रोसीजर्स भी है, इसके अंदर आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स भी है। और जब आप रिस्क के अंदर जाएंगे, प्रोसेस के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ी सी और अलग दुनिया दिख रही होगी। वहाँ पे आपको जॉइंट वेंचर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको इंटरनल कंट्रोल की चीज़ें भी मेरे प्यारे बच्चे दिख रही होंगी, सही है। तो भाई चले स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास एग्जिबिट 1, 2, 3 पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। The company was established 10 years ago by 3 engineers and has become a well-respected company in the design and manufactures of the large boats used in the commercial fishing industry. The company is relatively small, with only 2 people working in the finance department. For the last 6 years, the director engaged another audit firm as they believe that the external audit provides credibility to the financial statement, which has helped the company secure finance. The audit opinion issued by the company have been unmodified each year. The audit firm resigned ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद अनदर ऑफ देयर ऑडिट क्लाइंट। तो वो फर्म छोड़ के जा चुकी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट था मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है कि आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, इस चीज़ को हाईलाइट कर ले, हमारे पास ये पहला ईयर ऑफ ऑडिट है, सही है। तो इस पूरे बॉक्स को देखूं मैं तो मेरे प्यारे बच्चों पहला रिस्क मेरे पास अराइज हो जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट के ऊपर मेरे पास आइजा 510 एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको तो आगे एरो बना के लिंक कर लो ताकि आगे जाके जब हम रिस्क ड्राफ्ट करेंगे तो उसको हम देख लेंगे। द कंपनी ओन्स 2 large premises in a town called Seville where the boats are built। बोट्स को बनाते हैं, सही है। तो एक बहुत बड़ा इनके पास प्रेमिसेस है जहां पे बोट्स बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। इट ऑल्सो ओन्स अ डॉकयार्ड एंड एरिया यूज्ड फॉर एंकरिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग शिप्स। तो भाई ठीक है, ये मेरे पास एक शोरूम है, यहाँ पे गाड़ियां बनती भी हैं, लेकिन अगर आपकी कभी गाड़ी खराब हो जाए तो आप यहाँ पे आके लेके आ जाओ, हम आपको रिपेयर भी कर देंगे, ठीक है। योर कस्टमर कैन रेंट अ स्पेस टू स्टोर देयर बोट्स when they are not in use। तो अगर डॉकयार्ड में जगह खाली होगी तो भाई आप जाके इसको स्टोर भी कर सकते हैं। The company's head office is also located at the dockyard, both of which are capitalized and depreciated in accordance with the appropriate useful life। तो थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दी है कि भाई हमारे पास एक जगह है और उस जगह पे हम बैठ के शिप्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमारे पास वहाँ पे उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो रही होती है, और अगर कोई बंदा आता है तो उसको हम उसको वो जगह शिप वगैरह रेंट पे भी दे देते हैं। The company typically works on 20 customer contract at any one time। Boats are normally delivered to the customer as soon they are complete and have undergone the necessary external safety inspection to receive a license to sail, which is when the company has completed its obligation under the contract with the customer। सही है, जब तक उसको सेफ्टी इंस्पेक्शन का लाइसेंस नहीं मिल जाता सेल करने के लिए तब तक शिप बन चुकी है। जब तक वो लाइसेंस नहीं मिल जाएगा सेल करने के लिए कि हाँ भाई आप इसको कर सकते हो, सही है, अब ये पानी में जा सकती है, तब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि भाई जहाज ऐसा बनाना है, कश्ती ऐसी बनानी है जो कि पानी में तैर भी सके, सही है। जब तक उसके ऊपर आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा सेल करने का, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इस चीज़ को भी मेरे प्यारे बच्चों हाईलाइट कर लो, इससे हमारे पास एक और अच्छा रिस्क अराइज हो सकता है IFRS 15 का। सिंपल सी चीज़ है, IFRS 15 का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगेन कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ 1-2 वर्ड्स आपने लिखना है कि IFRS 15 के हिसाब से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब सेटिस्फाई होगी जब ये लाइसेंस सेल करने का उसको मिल जाएगा। रिस्क ये कि कंपनी शायद ऐसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना कर रही है। चलें जी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई है मेरे प्यारे बच्चों, सही है, कुछ हमारे पास डेवलपमेंट्स हुई है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेरोल, आउटसोर्सिंग एंड कंट्रोल डेफिशिएंसीज। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इतने ज़बरदस्त सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि सवाल के अंदर बहुत से आइजाज हमारे कवर हो रहे होंगे। इन नवंबर 2004 अ कंपनी एम्प्लॉयड अ न्यू फाइनेंस डायरेक्टर गेविन बी। When reviewing the company's internal control over payroll, Gavin noticed several significant deficiencies, which means that the overtime payments were not always authorized and timesheets often went missing। सुनिएगा क्या लिख रहा है, ओवरटाइम पेमेंट हमेशा ऑथराइज नहीं होते हैं और जो टाइम शीट्स हैं वो मिसिंग होती हैं। Concerned about this, the company convinced the other director that the company should engage a service organization to deal with the company's payroll। From 1st June 2005, the payroll service has provided an outsourced payroll service to the company। सही है मेरे बच्चों। अब हमारे पास ये सवाल है, इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट सॉल्यूशन पोर्टल पे अवेलेबल है मेरे बच्चों, ठीक है। इसकी जो वीडियो है, स्मार्ट वीडियो, ये आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल होगी। इस सवाल में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ, सही है। आंसर आपने खुद रीड करना होगा, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर कौन कौन सा रिस्क अराइज हो सकता है और कैसे उसको लिखना है। अगर हम इस सवाल में देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क आ गया कि हमारे पास जो ओवरटाइम हो रही है, जो हमारे पास पेमेंट पेरोल की ओवरटाइम है वो ऑथराइज नहीं और टाइम शीट्स भी मिसिंग है। तो इसका मतलब है पेरोल के अंदर हमारे पास एक रिस्क तो फ्रॉड का अराइज हो गया। सिंपल सा रिस्क हमारे पास कि जी पेरोल में हमारे पास जो नंबर है वो अच्छा मैनेजमेंट ने फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करी है। जो नीचे स्टाफ है वो टेक्निकली स्पीकिंग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर रहा है। 100 रुपये का काम किया है वो 200 रुपये चार्ज कर रहा है,
रहा है, 300 रुपये चार्ज कर रहा है। तो एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स उसने इस किस्म की आप कह सकते हैं कि उसने करी है। तो यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं देखूँ तो जी पेरोल में हमारे पास एक फ्रॉड हुआ है। सेकंड चीज़, पेरोल मिस स्टेटेड है, बिकॉज जब टाइम शीट ही कंप्लीट नहीं है, टाइम शीट ही कंप्लीट नहीं होगी तो जो पेरोल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है वो भी कंप्लीट नहीं होगा, वो अंडर स्टेटेड होगा। सही है। ये फ्रॉड हो किस तरीके से रहा है भाई, मुझे हफ्ते में 150 घंटे काम करने हैं, मैं हफ्ते में 150 घंटे काम कर रहा हूँ और मैं 100 घंटे का ओवर टाइम चार्ज कर रहा हूँ। तो कोई भी बंदा देखेगा बोलेगा यार 150 घंटे हफ्ते के इसके बनते हैं आवर्स, उससे 100 घंटे ओवर टाइम करा हुआ है, तो यार 250 घंटे इसने एक हफ्ते में काम कैसे कर लिया। तो वो कर क्या रहा है कि वो 150 घंटे जो इसने काम किया है वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, टाइम शीट्स को रिकॉर्ड टाइमली बेसिस पे नहीं कर रहा और फॉरन से ओवर टाइम चार्ज कर रहा है। जब ओवर टाइम चार्ज कर रहा है तो कोई बंदा ये देख ही नहीं पा रहा कि जिसके स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे उसने कितने घंटे काम करे, इस तरीके से वहाँ पे फ्रॉड कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास एक आसान सा रिस्क राइज हो गया कि जी पेरोल जो है वो आपका मटीरियली मिसस्टेटेड है। पेरोल के अंदर एक और मसला ये हो गया कि जी पेरोल आपने आउटसोर्स कर दिया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। जहां आपने पेरोल को आउटसोर्स कर दिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक और रिस्क जो ऑडिटर के लिए होगा वो ये होगा कि जी क्या, देखो ऑलरेडी एक कंट्रोल डेफिशिएंसी थी आपके इदारे में, आपके इदारे के पेरोल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एक कंट्रोल डेफिशिएंसी थी और अभी आपने उठा के उसको आउटसोर्स कर दिया है। क्या आपके पास, क्या कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल है, क्या कंपनी को पता है। एक काम ये करते हैं, आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के हैंडआउट को रेफर करते हैं। आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों आपके पास, तो मेरे पास एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना होता है, मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है कि जी पेरोल जो है ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्रोसेस कर रही होती है। ठीक है, मुझे इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। उसके लिए मैं सबसे पहले किसके पास जाता हूँ, यूजर एंटिटी के पास जाता हूँ। यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल मौजूद नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैं किसके पास जाता हूँ, मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता हूँ। कैसे जाता हूँ, टाइप 1 रिपोर्ट के पास जाता हूँ, टाइप 2 रिपोर्ट के थ्रू जाता हूँ, किसी और ऑडिटर को एंगेज कर देता हूँ, खुद जाके विजिट कर लेता हूँ, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगा लेता हूँ। फिर उसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास परफॉर्मेंस फेज वाली। परफॉर्मेंस फेज में मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैंने टीओसीज करना है एंड टीओडी करना है तो क्या ये कंट्रोल्स और ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यूजर एंटिटी में बैठ के कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्या उनके पास कंट्रोल मौजूद है कि नहीं। और अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा। सही, टाइप 2 रिपोर्ट ले सकता हूँ, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस ले सकता हूँ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मांग सकता हूँ, किसी और ऑडिटर को एंगेज कर सकता हूँ। ये हमारे पास पूरा आइजा 402 है। ठीक है, एज एन ऑडिटर इस सिनेरियो में मेरे पास रिस्क क्या होगा, मैं कहूँगा पेरोल में ऑलरेडी फ्रॉड हो रहा था, पेरोल में इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज थी आपके इंटरनल कंट्रोल में, प्लस कंपनी ने इस बार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर दिया। द रिस्क इज कि जी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट बता रहा होगा कंपनी शायद उनको रिकॉर्ड कर रही होगी, कंपनी के पास शायद कंट्रोल्स मौजूद ना हो, कंपनी के पास कंट्रोल्स मौजूद ना हो ये असेस करने के लिए कि जो नंबर है और जिसकी बेसिस पे एफएस पे चीज रिकॉर्ड होने जा रही है क्या वो नंबर सही है भी या नहीं। प्यारे बच्चों सही है। तो अगेन इस बॉक्स को मैं अगर हाईलाइट करूं तो दो बड़े रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, एक पेरोल के ऊपर होता है जो कि इसने टाइम शीट वाला बोला हुआ है, और अगेन पेरोल के ऊपर आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का तस्करा भी करना होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, जॉइंट अरेंजमेंट। सही है, अगर मैं जॉइंट अरेंजमेंट को देखूं तो अगेन IFRS 11 हमारे सामने आ जाता है। इन मई 2005 द कंपनी एंटर इनटू अ जॉइंट अरेंजमेंट विद एल्म एसोसिएट्स, अ कंपनी व्हिच डिजाइन्स लग्जरी बोट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू The objective of the arrangement is the development of a new range of the boats to be marketed to providers in the leisure industry. The company has not contributed any cash to the joint arrangement, सही है, but has provided 2 of its senior boat designer to work on the project for several days. The company intends to recognize $75,000 as an intangible asset in the financial statement on the basis that part of this amount represents a time when the 2 engineers will spend on the project by the year end. The 75,000 also includes an element relating to intellectual property which the company is investing into the project. बच्चा मेरी बात सुने, एक काम ये करें, ये हमारे पास जॉइंट अरेंजमेंट है। जॉइंट अरेंजमेंट 2 किस्म का होता है। सही है, एक हमारे पास जॉइंट वेंचर होता है, दूसरा हमारे पास जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। सही है, जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट वेंचर्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक सेपरेट व्हीकल होती है, 2 बंदे मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाते हैं। सही है, 2 बंदे मिलकर, एक कंपनी ऑलरेडी है, ये भी एक कंपनी है, वो बैठ के तीसरी कंपनी बना रही होती है, वो तीसरी कंपनी के ऊपर हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, मेरी उस कंपनी में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होती है और मैं अपनी बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, फिर उस इन्वेस्टमेंट को इंपेयरमेंट के लिए असेस कर रहा होता हूँ। यहां पे अगर हम सवाल में देखें बच्चों तो सवाल में ये जॉइंट ऑपरेशन है। सही है, जॉइंट ऑपरेशन है, क्यों? बिकॉज कोई सेपरेट व्हीकल नॉर्मली नहीं है, कोई सेपरेट व्हीकल नॉर्मली नहीं है, कोई अलग से कंपनी नहीं बनी गई है, और यहां पे अगर आप देखें तो आपने एज सच कोई कैश इन्वेस्ट भी नहीं किया हुआ। जॉइंट ऑपरेशन इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जी मैं अपनी कुछ एक्सपर्टीज जो है वो आपको क्या कहते हैं दूंगा, वो जो सामने वाला कंपनी है वो कहेगा जी मैं कुछ कैश फाइनेंसिंग करूंगा और इससे बैठ के हमें एक लग्जरी बोट्स वगैरह बना लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये देखिए, सुनिएगा मेरी बात को, एक काम ये करें, जो मैंने आपको बोली ना वो चीज़ लिखें। हमारे पास जॉइंट अरेंजमेंट 2 किस्म के हो गए, जॉइंट ऑपरेशन हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। हम अभी इस वक्त जॉइंट ऑपरेशन में, ठीक है।
अगर मैं जॉइंट ऑपरेशन की बात करूँ, जॉइंट ऑपरेशन पे स्टैंडर्ड कहता है क्या है? स्टैंडर्ड कहता है जॉइंट ऑपरेशन है ना, तो इसका मतलब है कोई अलग से किताब तो है नहीं। अलग से किताब का मतलब है कोई अलग से कंपनी तो है नहीं। जब अलग से कंपनी नहीं है तो उसकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। जब उसकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, तो इसका मतलब है सारे खर्चे, जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटीज है, जो भी रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो आपके एसेट, आपकी लायबिलिटीज, आपके इनकम, आपके एक्सपेंडिचर जाके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उस एसेट, उस लायबिलिटी, उस इनकम, उस एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग कैसे होगी, वो आपसे कहता है कि जी कैसी बातें कर रहे हैं, जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है वही आपने अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए सामने IFRS 11 का या जॉइंट वेंचर या जॉइंट अरेंजमेंट का तस्करा कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। बैक एंड पे अगर मैं जाके देखूं तो बैक एंड पे मेरे पास, अब आपने सिंपल से ये देखना है, इस चीज को ये हाईलाइट करें, इस चीज को हाईलाइट करें क्या कि 2 सीनियर बोर्ड डिजाइनर जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और जिसके बेसिस पे एक इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप फौरन से IAS 38 का ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर ले मेरे प्यारे बच्चों। द रिस्क जो खर्चा किया जा रहा है शायद वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से पर्टेन ना करता हो। सही है, जो खर्चा किया जा रहा है उससे शायद इकोनॉमिक बेनिफिट इन्फ्लो ना हो रहा हो, बिकॉज कुछ सवाल में क्लियर नहीं है भाई, शिप बनी भी है नहीं बनी, शिप से बन के क्या वाकई में पैसा कंपनी कमा सकेगी या नहीं कमा सकेगी। सही है, तो 2 डिजाइनर जा रहे हैं, आपने अपने पास एक्सपेंसेस कम कर दिए, इंटेंजिबल एसेट आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। जब एक चीज इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो गई तो इसको सामने रखिएगा बच्चों, ये हमारे पास IFRS 11, और अगर मैं इस चीज को देखूं तो इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा IAS 38। तो मैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स सवाल आपको कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि यार चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, बस एक की कॉन्सेप्ट आपने डिलीवर करना होगा। सही है, द रिस्क इस प्यारे बच्चों की कंपनी ने जो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कराया है, द रिस्क इसके जी इंटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया पूरा ना हो रहा हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन्फ्लो हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे पता नहीं। सही है, ये खर्चे पता नहीं डेवलपमेंट फेज के हैं कि रिसर्च फेज के हैं, तो एज एन ऑडिटर मेरा ये रिस्क हो जाएगा। रिस्क की नौयत कितने की है मेरे प्यारे बच्चों, रिस्क की नौयत कितने की है? रिस्क की नौयत है 75,000। क्या ये मटेरियल है? हम आगे जाके एक चीज़ देखते हैं सवाल में, हमारे पास सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ होगा, हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे। हमारे पास सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ है 4.9 मिलियन का, और उसने कहा था मटीरियलिटी आपने रेवेन्यू को यूज़ करना है, तो रेवेन्यू के ऊपर जो मटीरियलिटी डिटरमाइन होती है वो 1 से 2% होती है। सही है, 1 से 2% होती है। तो 4.9 मिलियन का 1% आपके पास 49,000 हो जाएगा, और 4.9 मिलियन का 2% आपके पास 98,000 हो जाएगा। तो अगर मैं 1% के हिसाब से देखूँ तो भी मटीरियल है, अगर मैं 2% के हिसाब से देखूँ तो 1 और 2% के बीच में कर रहा है, तो यस द अमाउंट इज मटीरियल। सही है, द अमाउंट इज मटीरियल। अच्छा, थोड़ी सी एक और चीज देखें, द 75,000 ऑल्सो इंक्लूड्स एन एलिमेंट रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू द प्रोजेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जी चूंकि मैं शिप बना रहा हूं और शिप बना रहा हूं मैं, तो ये जो शिप होगा, जो जिसका जो डिजाइन वगैरह होगा, वो भी मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो यार ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि भाई मैं बैठ के एक चीज़ बनाऊं, सही है, और मैं बैठ के इसको अपनी चीज़ को बनाए हुए को मैं कहूँ कि ये जी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ने स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड करा है। स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड कराने के बाद IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस अपनी किताब में, अपनी बुक्स में एक ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 10-15 मिलियन का रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सही, 10-15 मिलियन का रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि जी मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ के बेसिस पे उसने वो जो डिज़ाइन बना रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, उसको वो एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिस्टोरिक बोर्ड ऑन 1 जून 2005 वन ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डर, अब देखिए कितना जबरदस्त अच्छा सिनेरियो, ये वो उस तरह के सिनेरियो जो कि आपको एग्जामिनर्स के पास पेपर्स में नहीं दिख रहे होंगे। सही है, तो मैं थोड़ी सी एडिशनल तभी इस तरह का करवा रहा हूँ ताकि अगर सवाल इस तरीके से कभी आ भी जाए तो मतलब मैनेज हो सकती है चीजें। ऑन 1 जून 2005 वन ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डर गिफ्टेड अ हिस्टोरिकल बोर्ड टू द कंपनी। द कंपनी नीड्स टू डेवलप एन अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड एज देयर इज नो स्पेसिफिक IFRS स्टैंडर्ड डीलिंग विद द टाइप ऑफ एसेट। Gavin B has valued the board at 50,000 and recognized the board within property, plant and equipment and included the 50,000 as income within the operating profit. The board will be only displayed outside the company's head office. बच्चों अब देखें ये कितना जबरदस्त सिनेरियो है, और अगेन इस सिनेरियो को जब देखेंगे ना, शेयर होल्डर की तरफ से गिफ्ट मिला है और नुमाइश के लिए वो बिल्डिंग के सामने खड़ी कर देंगे। मैं आपको बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, बड़ा अगर अकाउंटिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करेंगे ना, बड़े आराम से आप इसमें आराम से 2-3 रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस हिस्टोरिक बोर्ड में प्यारे बच्चों रिस्क क्या है, पहले तो मुझे बता दें कि सबसे पहली चीज़ अगर मैं 1% मटेरियल के हिसाब से देखूँ तो अमाउंट तो मेरा मटेरियल बन रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पहले हिस्टोरिक बोर्ड ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा मेरा या फिर मेरा जॉइंट अरेंजमेंट वाला ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा? उसने कहा था ना इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, जॉइंट अरेंजमेंट वाला रिस्क मेरा ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा बनिस्बत हिस्टोरिक बोर्ड के। सही है, सिर्फ ये फ़र्क है सवाल के रिक्वायरमेंट के, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात करूं, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 2 रिस्क हैं। एक एसेट शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया, और जब कंपनी को दिया तो कंपनी ने खुद से उसको वैल्यू करा, और वैल्यू करके $50,000 जो है उसको रिकॉर्ड किया। एसेट PP को डेबिट करा, अदर इनकम क्रेडिट करी बच्चों। तो एसेट को डेबिट करा,
इनकम को उसने क्रेडिट करी 50,000 पे। प्यारे बच्चों, सामने आपके पास ये जो एंट्री आ रही है और ये जो अमाउंट आ रहा है, इसी को अगर आप सामने रखें, बेतहाशा रिस्क है। सबसे पहला बड़ा रिस्क आपके पास ये हो गया कि भाई इस ऐसे की जगह पीपी लिखिएगा, पीपी को डेबिट किया 50,000 से, अदर इनकम को क्रेडिट किया 50,000 से। बस इस चीज को तुम सामने रखो यार, तो बड़ा जबरदस्त रिस्क है। सबसे पहला रिस्क हो गया कि भाई जो 50,000 आपने वैल्यू करी है, वैल्यूएशन ही गलत है। सबसे पहला रिस्क आप वैल्यूएशन का आइडेंटिफाई कर देना कि भाई आपने खुद वैल्यूएशन करी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शिप की वैल्यूएशन कुछ और भी हो सकती है। सही है, देखिए कोई एक्टिव मार्केट तो है नहीं इसकी, कहीं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड वगैरह तो हो नहीं रहा होता। सही है, तो इसका मतलब है कि जी इसके अंदर तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसके अंदर तो बहुत सारी जजमेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर तो मैनेजमेंट बायसनेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। द पॉइंट इज कि जी इसके ऊपर आपका एक रिस्क अराइज हो जाएगा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो पहला रिस्क 50,000 को पकड़े, 50,000 की वैल्यूएशन का रिस्क है मेरे बच्चों। दूसरी चीज डेबिट करा क्या है, पीपीई डेबिट करा है प्यारे बच्चों। क्या ये पीपीई की डेफिनेशन को पूरी करता है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है? क्या ये प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है? क्या ये सप्लाई के लिए यूज हो रहा है? नहीं सर, इसको मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो वो होता है जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो ना, या मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हेड ऑफिस वगैरह हो गए उनके लिए यूज हो रहा हो। सर ये तो सिर्फ ऐसे नुमाइश के लिए सामने खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी क्लासिफिकेशन जो आपने पीपी करी हुई है ये गलत है प्यारे बच्चों। देखिए बहुत बड़ा फर्क होता है ना, क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा फर्क होता है। एक कंपनी की आपने असेसमेंट करनी होती है, तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ज्यादा बड़ी अमाउंट, तगड़ी अमाउंट है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वही चीज कैपिटलाइज हो सकती है या वही चीज आ सकती है जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रही हो। सही, कुछ जो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट को जनरेट कर रही हो। सही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन सप्लाई के लिए यूज हो रही होगी। ये तो आपने सामने नुमाइश के लिए करा हुआ है, तो इसकी पीपीई की क्लासिफिकेशन गलत है। हाँ, एसेट आप इसको भले क्लासिफाई करें, लेकिन पीपी क्लासिफाई नहीं कर सकते। I16 के हिसाब से आप इसको पीपी क्लासिफाई नहीं कर सकते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपने क्रेडिट करी है ना अदर इनकम, इस पर एतराज होना चाहिए आपको। क्यों एतराज होना चाहिए बच्चों? शेयर होल्डर के साथ जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वो शेयर होल्डर्स इक्विटी के थ्रू मूव होती है, वो कभी भी पीएनएल के थ्रू मूव नहीं होती। शेयर होल्डर अगर आपके शेयर सब्सक्राइब करता है, तो आप क्या पीएनएल डेबिट करते हैं? पीएनएल को क्रेडिट करते हैं? नहीं, आप बैलेंस शीट में कैश बैंक जो भी आया है उसको डेबिट कर रहे होते हैं और शेयर होल्डर इक्विटी को क्रेडिट कर रहे होते हैं। अगर शेयर होल्डर की तरफ से आपको कोई गिफ्ट भी मिला है प्यारे बच्चों, गिफ्ट भी मिला है, तो इसका मतलब है वो टेक्निकली स्पीकिंग, अच्छा जब आप इसको, तो वो टेक्निकली स्पीकिंग आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? टेक्निकली स्पीकिंग शोल्डर से जब आपको डिविडेंड, शोल्डर से जब आपको एक गिफ्ट मिला हुआ है, तो ये आपकी अदर इनकम नहीं है, ये उसको आपने शेयर होल्डर इक्विटी के थ्रू मूव करना होगा। सही है, ये आपने उसको इक्विटी के थ्रू मूव करना होगा, ये आपकी इनकम नहीं है प्यारे बच्चों। शेयर होल्डर के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है वो पीएनएल में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे होता है, हम शेयर होल्डर इक्विटी से थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास हिस्टोरिक बोर्ड के ऊपर 2 से 3 बड़े अच्छे रिस्क आ गए। सही है, तो हिस्टोरिक बोर्ड की हेडिंग के अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली चीज हमारी डॉकयार्ड डैमेज। On 15 जून 2005, a severe storm caused damage to the company's dockyard. एक जबरदस्त किस्म का स्टॉर्म आया है। सही है, और प्रॉपर्टी विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,08,000 एंड 2 बोट्स विच वर बीइंग स्टोर्ड इन रेंटेड स्पेस एट द डॉकयार्ड बाय द कस्टमर वर सीवियरली डैमेज। देखें, कस्टमर के 2 जहाज थे जो कि उन्होंने कहा था यार आपकी जगह खाली है ना यार, तो हमें यहाँ पे सेल करने दे दो, वो और जो डॉकयार्ड था पूरा, सही है, वो आपके ठीक ठाक स्टॉर्म से डैमेज हो गया है। बट द डैमेज हैज नॉट बीन क्वांटिफाइड। The finance director Gavin believes that the company's insurance will cover the cost of repairing the property and he has not adjusted the carrying amount of the property in the FS. वो कह रहा है जी पैसा इंश्योरेंस से मिल जाएगा तो मैं पीपी को तो नहीं छेड़ रहा। He has recognized a receivable and deferred income of 1,10,000 relating to the amount claimed on the insurance, though the amount is not likely to be received until November 2005. Subsequent to the year end हमें रिसीव होगी, year end से पहले ये रिसीव नहीं होगी। बच्चों कितना आसान सवाल है। सबसे पहले अगर आप देखें इसने करा क्या, पीपी को वैसे रहने दिया हुआ, जो आपकी बुक्स में पीपी आ रहा था उसको वैसे रहने दिया। इसने एक एंट्री बनाई, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। सही है, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड इनकम इसने आपको क्रेडिट कर दी। ये इसने आपके पास नॉर्मली एक एंट्री बनाई है। बच्चों क्या एंट्री ये बनेगी? क्या रिस्क है मेरा भाई? सबसे पहला रिस्क है आपका जो पीपी है ना, ये तो इम्पेयर्ड हो गया। अगर एक चीज़ टूट गई, ख़राब हो गई, तबाह हो गई, तो इसका मतलब है पीपीई तो आपका इम्पेयर्ड हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ ईयर एंड पे क्या इंश्योरेंस ने आपको कंफर्म कर दिया है? क्या ये वर्चुअली सर्टन हो चुका है? प्यारे बच्चों अभी निगोशिएशन चल रही है, पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आके चीज़ों को चेक करेगा। तो ये जो इंश्योरेंस, तो एक पीपी की इंपेयरमेंट, आपने पीपी को उड़ाना होगा, 1,08,000 की हिट लेनी होगी।
सेकंड चीज, ये जो इंश्योरेंस रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड करा है, क्या ये वर्चुअली सर्टन हो चुका है प्यारे बच्चों? सही है। क्या इंश्योरेंस ने आपको पैसा दे दिया है? क्या उसने लिख के ये चीज आपको दे दी, वो पैसा दे देगा, सारे क्लेम क्वांटिफाई हो चुके हैं? अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस रिसीवेबल आपने करा हुआ है, जो डेफर्ड इनकम आपने करी हुई है, ये अकाउंटिंग आपने गलत की। तो इस पूरे सिनेरियो को मैं देखूं तो दो बड़े रिस्क हैं, पीपी के इंपेयरमेंट का और इंश्योरेंस रिसीवेबल की रिकग्निशन का। आखिरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें, अच्छा इसके अंदर एक और रिस्क है, जो कस्टमर के जो जहाज थे वो जो टूटे हैं, वो जो खराब हुए, तो वो आपकी बुक्स में से इन्वेंट्री तो रिकॉर्ड नहीं थे, आपकी बुक्स में से पीपी भी रिकॉर्ड नहीं थे, बट कल को कस्टमर भी वो चीज आपसे क्लेम कर सकते हैं। सही है। तो इसका मतलब है आपको शायद एक प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि कल को कस्टमर वो पैसा मांगेगा लेट से, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी ठीक है आप मुझे पैसा चार्ज करो ना, जिम्मेदारी आपकी, इसकी सफाई, इसके क्या कहते हैं सिक्योरिटी की। सही है। इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, एक और इस सिनेरियो के अंदर रिस्क राइज हो जाएगा कि कस्टमर की तरफ से क्लेम आ सकता है और मैंने उस क्लेम के अगेंस्ट प्रॉपर प्रोविजन रिकॉर्ड ना किया हो। जो मैंने आपको रिस्क सारे पढ़ा है, इस रिस्क के मद में अगर एग्जामिनर एक और रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं और 20 से 25 नंबर की ऐड करते हैं, 20 से 25 नंबर की ऐड करते हैं, सही है, कि मुझे इन सारे रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स ही बताओ, मैं अभी भी आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की मेरी टेक्निक है, जो उसका स्मार्ट हैंड आउट है, अगर आप उसको फॉलो करें बड़े आराम से आप बैठ के प्रोसीजर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है। पहला रिस्क हमारे पास था पेरोल का। दूसरी चीज़ है कि मैं कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ देखूं, जॉइंट अरेंजमेंट मेरे प्यारे बच्चों। सही है। अगर मैं जॉइंट अरेंजमेंट की आपसे बात करूं तो जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर मसला कहाँ पे था? IS 38 के ऊपर। IS 38 के ऊपर किस चीज़ के ऊपर मसला था? 38 पे मसला था कि भाई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पूरा ना हो, रिकग्निशन क्राइटेरिया पूरा ना रहा हो। जाके देख लो IS 38 का स्मार्ट हैंड आउट। IS 38 के स्मार्ट हैंड आउट का जो 2-3 प्रोसीजर आपके पास लिखे हैं, मैं टेक्निकल इनफिजिबिलिटी रिपोर्ट देखूंगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को सैंपल सेलेक्ट करूंगा, चेक करूंगा क्या वो वाकई में डेवलपमेंट फेज से पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। ये मैं कुछ अच्छे प्रोसीजर IS 38 के ऊपर लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं देखूँ प्यारे बच्चों तो हिस्टोरिकल बोर्ड है। हिस्टोरिकल बोर्ड के ऊपर मैंने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया था? मैंने सबसे पहला रिस्क आइडेंटिफाई किया था 50,000 रुपये के ऊपर। सही है। जो 50,000 रुपये के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया था, किस चीज़ का किया था? वैल्यूएशन किया था। स्मार्ट हैंड आउट पे आओ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के स्मार्ट हैंड आउट पे आओ, क्या टेक्निक अप्लाई होगी प्यारे बच्चों? मुझे जल्दी से बता दो क्या टेक्निक अप्लाई होगी। हमारे पास ISA 500 या ISA 620 एक्सपर्ट के वैल्यूएशन के प्रोसीजर अप्लाई हो जाएंगे बच्चों। सही है। तो एक्सपर्ट के वैल्यूएशन के प्रोसीजर में लिखने होंगे। इसी तरीके से मैं और आगे बढ़ूँ तो ये मेरे पास जो डॉकयार्ड डैमेज हुआ है, तो डॉकयार्ड डैमेज अगर मेरे पास हुआ है तो इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं। पहला, मुझे पीपी की इंपेयरमेंट करनी होगी। सही है। पीपी की इंपेयरमेंट के मैनेजमेंट का प्रोसेस स्मार्ट हैंड आउट में आओ, पीपी की इंपेयरमेंट के ऊपर क्या अप्लाई होता है? ISA 540 अप्लाई होता है। मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा, एजम्पशंस जो मैनेजमेंट की है क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है वो देखूंगा। अगली जो चीज़ आ रही है वो इंश्योरेंस रिसीवेबल आ रही है, तो इंश्योरेंस रिसीवेबल के लिए क्या करूँगा? इंश्योरेंस के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट करूँगा, उसके साथ जो एग्रीमेंट है वो देखूंगा ताकि पता चले कि इंश्योर्ड है भी कि नहीं। सही है। और मैं ये चेक करूँगा पैसा मुझे रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी चीज़, कस्टमर आपको क्लेम कर सकते हैं। कस्टमर क्लेम करेगा तो लिटिगेशन इन क्लेम्स, और जब लिटिगेशन इन क्लेम्स हो तो ISA 501 की टेक्निक आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी बच्चों। तो सवाल हमारे पास 12-18 नंबर का था जिसमें हमें 6-8 रिस्क बताने थे। मैंने आपको इसके अगेंस्ट में 24-25 प्रोसीजर्स भी बता दी कि 40 नंबर का टोटल सवाल आया है। अगर ये 60-65 नंबर का भी सवाल होता तो हमारे पास इतना कंटेंट मौजूद है कि हम लिख सकते हैं। चलें जी, अगली चीज़ उसने आपसे कही थी, उसने आपसे कहा था कि जी इन्वेंट्री के ऊपर सवाल की रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो सवाल की रिक्वायरमेंट वो आपसे कह रहा था, यूजिंग एग्जिबिट 3 and 4 जस्टिफाई व्हाई इन्वेंट्री हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल। ये 18 नंबर वाला हमने कर लिया बच्चों। पार्ट ए हमने कर लिया 18 नंबर का, और उसके अंदर हमने 20 मार्क्स और ऐड कर लिए कि इनकेस अगर वो आपसे प्रोसीजर्स भी पूछता तो प्रोसीजर्स में भी हमारी ग्रिप है। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में वो आप कहता है एग्जिबिट 3 and 4 जस्टिफाई व्हाई द इन्वेंट्री हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर विच शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट प्लान टू एड्रेस दोस रिस्क। अभी आपसे पूछ रहा है, कितने नंबर का सवाल पूछ रहा है भाई? ये आपसे 14 नंबर का सवाल पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों है, और दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि जी मुझे ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ उस अगेंस्ट में। चलें बच्चों, आ जाते हैं अब इन्वेंट्री की तरफ मूव करते हैं। द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर thinks that based on her initial review, inventory gave rise to a significant risk of material misstatement. She would like you to justify this because briefing notes will be used to explain the audit approach to the audit team and to recommend relevant audit procedure in response to the specific risk identified. Information extracted from the latest management account as per the inventory is given below. आपको इन्वेंट्री का ब्रेकडाउन दिया हुआ है पूरा, और फिर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दी हुई है। The company tries to minimize the amount of raw material stored at its premises, but to take advantage of a discount offered on a bulk purchase from a supplier, a large quantity of aluminium was purchased in June 2005.
Work in progress, the direct costs relating to each contract are recorded in a job costing system. Raw material relevant for each contract are input as they are used, and the payroll costs are input manually using the time sheets which records the hours spent by the different engineers working on each contract. The direct costs are used as the basis for adding production overhead, which are included 10% of the direct cost. The company's finance director estimate the percentage completion of each contract at the financial year end. आखिरी चीज आपके पास आ रही है finished goods. Currently one boat which has received its license to sale is being stored at the company's premises as the customer cannot take the delivery until October 2005. A second boat is awaiting a second safety inspection having failed the first inspection due to the faulty safety equipment being installed. बच्चों ये सवाल अगर आप तमीज़ से देखें, ये हमारे पास एक पेज तक का सवाल है, एक पेज का मैक्सिमम सवाल है, और वो इस एक पेज के ऊपर आपसे कह रहा है इन्वेंट्री क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क है और इन्वेंट्री के ऊपर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर आपने सवाल में एनालिटिकल प्रोसीजर, सवाल में मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट, सवाल के अंदर जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपस में लिंक करना, जो इन्फॉर्मेशन सामने दी हुई है उसको एक्सप्लेन करना, वो सारी चीज़ें आपने बतानी होगी। एक एक करके अगर मैं आपको स्टेप बताऊँ बच्चों, सबसे पहले तो चीज़ ये देख लें कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है। आपके पास इन्वेंट्री है 637,000। क्या ये मटेरियल है? मटेरियल 48 से 49 से 98 के दरमियान थी ना हमारे पास कुछ, सही है। क्या ये मटेरियल है? भाई इन्वेंट्री इज अ मटेरियल अकाउंट बैलेंस, मटेरियल अकाउंट बैलेंस, सही है। तो इन्वेंट्री अगर एक मटेरियल अकाउंट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि जी इन्वेंट्री में हमारे पास एक रिस्क होना चाहिए, सही। इन्वेंट्री में हमारे पास एक रिस्क होना चाहिए। अच्छा, क्या रिस्क है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज कहते हैं भाई इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही। पहली चीज हमने ये एक्सप्लेन कर दी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब एनालिटिकल प्रोसीजर आप अप्लाई करें। आप कहें कि जी कंपनी की इन्वेंट्री जो है ना, कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री इंक्रीज करिए, कितने परसेंटेज से इंक्रीज करिए। 637 को 544 से डिवाइड कर दे, एक परसेंटेज आपके पास आ जाएगी बच्चों, तो आप बता दीजिएगा 15-20% से आपकी इन्वेंट्री जो है इंक्रीज करिए, सही है। तो इन्वेंट्री ओवर द ईयर्स आपकी इंक्रीज हुई है। जब इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, चाहे तो थोड़ा सा और नीचे बता दें कि जिस और रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, हर जगह पे आपका इंक्रीज आया है, सही है। तो इसलिए भी मेरा इन्वेंट्री में एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री मेरी ऐसी हो जो कि ओल्ड हो, ऑब्सोलीट हो, सही है, ये हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरी चीज सुनिएगा मेरी बात को, वर्क इन प्रोग्रेस में पढ़ता हूं आपके साथ। द डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू ईच कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। रॉ मटेरियल रेलिवेंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनपुट एज दे आर यूज्ड। जो भी रॉ मटेरियल ऊपर होगा, सबसे पहले जो ऊपर रॉ मटेरियल होगा वो यूज हो रहा होगा। अच्छा भाई, एंड द पेरोल कॉस्ट आर इनपुट मैनुअली यूजिंग द टाइम शीट। बच्चों ऊपर याद आ रहा है, ऊपर याद आ रहा है सर, टाइम शीट में तो सारी की सारी टाइम शीट्स थी नहीं, सही है। सारी की सारी टाइम शीट, जब टाइम शीट की बेसिस पे इन्वेंट्री डिराइव्ड हो रही है और ऊपर टाइम शीट्स में ही मसला है, वो ओवर टाइम ऑथराइज नहीं है, टाइम शीट्स कंप्लीट नहीं है, और जब वो डेटा यहाँ पे, तो ये डेटा ही जब गलत है और ये डेटा जब यहाँ पे आके अप्लाई हो रहा है, तो मुझे बताएं जो इन्वेंट्री का नंबर है, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की सूरत में हो, चाहे वो फिनिश गुड्स की सूरत में हो, जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्या ये नंबर ठीक होगा प्यारे बच्चों। तीसरा रीजन कि इन्वेंट्री में क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, इसलिए रिस्क होना चाहिए बिकॉज पेरोल के ऊपर कंट्रोल डेफिशिएंसी है, पेरोल के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, पेरोल के ऊपर आपके आवर्स कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब है जब वो ही डेटा गलत है और वही डेटा यूज हो रहा है यहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में, तो ये कैसे ठीक हो सकता है मेरे बच्चों, सही है। तो हमारे पास तीसरा रिस्क हमारे पास ये आ गया, सही है। अगली चीज, चौथा रिस्क क्यों इन्वेंट्री में रिस्क होगा, बिकॉज कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि डायरेक्ट कॉस्ट आर यूज्ड एज द बेसिस फॉर एडिंग अ प्रोडक्शन ओवरहेड। जो भी डायरेक्ट कॉस्ट यूज हो रही होगी, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा होगा, जो लेबर यूज हो रही होगी, वो जितनी भी यूज होगी उसका 10% ओवरहेड जो है वो उसका आप 10% ले लें, वो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, सही है। तो इसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है। 10% का नंबर सही है गलत है आपको नहीं पता, सही है, तो इसका मतलब इसके अंदर जजमेंट हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है और फाइनेंस डायरेक्टर उसको एस्टिमेट कर रहा होता है। आखिरी चीज अगर आप देखें बच्चों, दो मसले, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के ऊपर एक बोर्ड जो कि कंप्लीट हो गई है और अभी भी आपने उसको, और कस्टमर कह रहा है कि जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी डिलीवरी नहीं ले रहा, आपके पार्ट पे सारी चीजें रेडी है बच्चों, ये अभी भी आपकी इन्वेंट्री में आ रही है। करंटली वन बोर्ड, सही है, ये इन्वेंट्री के नोट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। करंटली वन बोर्ड व्हिच हैज रिसीव्ड इट्स लाइसेंस टू सेल इज बीइंग स्टोर्ड एट द कंपनीज प्रेमिसेस। स्टोर की हुई है, रिस्क किया है कि जी कंपनी ने उसको अभी भी शायद एज इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया हुआ, सही है, आपकी इन्वेंट्री नहीं है, ये तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आपने एक चीज कस्टमर को ऑफर कर दी है, कस्टमर अगर एक्सेप्ट नहीं करता, बाद में बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट वाला हम देख लेंगे, लेकिन अब ये आपकी इन्वेंट्री नहीं है प्यारे बच्चों, सही है। अ सेकंड बोर्ड इज अवेटिंग अ सेकंड सेफ्टी इंस्पेक्शन having failed the first inspection due to faulty safety equipment being installed। बच्चों अगला रिस्क अब सुनिएगा,
इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है बच्चों, इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है, वर्क इन प्रोसेस भी बढ़ रहा है, फिनिश गुड्स भी बढ़ रहा है, तो इन्वेंट्री एनालिटिकली मैं अप्लाई करूँ तो इन्वेंट्री का नंबर मेरे पास बढ़ रहा है। और एक बोट ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों इन्वेंट्री में जिसमें हमारे पास उसने सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शन थी, इंस्पेक्शन थी, वो पास नहीं करा। इसलिए पास नहीं करा बिकॉज सेफ्टी इक्विपमेंट जब इंस्टॉल करा तो सब मसला हो गया था। तो वो जो समझने की कोशिश करिएगा, कस्टमर के साथ तो मैं एग्रीमेंट कर चुका हूँ कि जी मैं आपको 100 रुपये चार्ज करूँगा, मैं 70 रुपये का खर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, सही, तो 30 रुपये मेरा प्रॉफिट होता था, 70 रुपये का खर्चा कर चुका हूँ और अब मुझे पता चला कि नहीं है, मुझे वापस से करना पड़ेगा, तो वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसको निकालना पड़ेगा, फिर मुझे नया इंस्टॉलमेंट लगाना पड़ेगा, फिर वापस सेफ्टी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मेरी कॉस्ट हो वो शायद 120-130 रुपये की हो जाए और मुझे जो पैसे आएंगे वो 100 रुपये के आएंगे। यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का भी रिस्क है मेरे प्यारे बच्चों, क्या तक बात समझ आ रही है? इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का भी रिस्क है। तो इन सारे फैक्टर्स को, मटेरियल है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज को इससे लिंक करके करूंगा कि ये जो एक बोर्ड में मसला आया है तो इंपेयरमेंट का भी मसला है। उसके बाद मैं कहूँगा जी ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे अपेरेंटली ये लगता है कि आपके ये इन्वेंट्री के ऊपर राइट नहीं है, ये जो आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई है अपने पास एग्जिस्ट तो कर रही है आपके स्टोर हाउस में तो है, लेकिन इसके ऊपर आपका राइट नहीं है प्यारे बच्चों, सही है। उसके बाद में एक और चीज़ ये देखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसका जो एक तो रॉ मटेरियल है, दूसरा पेरोल है, पेरोल ही गलत है तो इसका मतलब इन्वेंट्री में जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है वो भी गलत हो सकता है, 10% प्रोडक्शन ओवरहेड की एजम्पशन भी गलत हो सकती है। ये सारी वजूहात हैं हमारे पास रिस्क की प्यारे बच्चों। अगली चीज़ वो आपसे कह रहा है कि मुझे प्रोसीजर्स भी बताएं, सही है, इन्वेंट्री के ऊपर प्यारे बच्चों वो आपसे कह रहा है कि मुझे प्रोसीजर्स भी बताएं। अब देखें 3 किस्म है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, सही है। और वो कह रहा है कि जी जो आपने, अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें टू एड्रेस दोस रिस्क, जो रिस्क आपने ऊपर आइडेंटिफाई करे ना बच्चों, उसी से रिलेटेड अब आपको प्रोसीजर्स बताने होंगे, सही है। सबसे पहली चीज़, इन्वेंट्री में पहला बैलेंस कौन सा आ रहा है? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल के ऊपर मेरे बच्चों क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे यार? मतलब रॉ मटेरियल एक चीज़ है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है क्या? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, सही है, रॉ मटेरियल रजिस्टर या जो भी रॉ मटेरियल रजिस्टर होगा या इन्वेंट्री का रजिस्टर होगा उससे आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे और सप्लायर की इनवॉइस वगैरह देख लेंगे टू मेक श्योर कि रॉ मटेरियल को सही अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। दूसरी से अगर आप सप्लायर रॉ मटेरियल में देखें तो रॉ मटेरियल में कह रहा है कि जी रॉ मटेरियल इसलिए बढ़ी है बिकॉज हमने एडवांटेज दिया, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द बल्क परचेजेस फ्रॉम अ सप्लायर, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम वाज परचेज इन जून 2005। तो इसके लिए आप ये काम कर लेंगे, सप्लायर के साथ एग्रीमेंट देख लेंगे, करस्पॉन्डेंस देख लेंगे ताकि मेक श्योर कर सके कि वाकई में बल्क डिस्काउंट वाली चीज़ अप्लाई हो भी रही है, कि जो मैनेजमेंट कह रही है वो अप्लाई हो भी रही कि नहीं हो रही। बच्चों अगली चीज़ क्या है? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस जो होगा उसके अंदर क्या 3 चीज़ें हैं? रॉ मटेरियल है, लेबर है और प्रोडक्शन ओवरहेड है, सही है। रॉ मटेरियल के ऊपर प्यारे बच्चों काम हो गया है। वर्क इन प्रोसेस पे आप देख लीजिएगा कि जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है आप ये चेक कर लेंगे कि क्या वाकई में इसके ऊपर इतना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ भी है कि नहीं हुआ, ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट हुआ भी है कि नहीं हुआ, सही है। अगली चीज़ पेरोल। तो पेरोल के लिए आप क्या काम करेंगे बच्चों? पेरोल के लिए आप आवर्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? टाइम शीट से वेरीफाई कर लेंगे। रेट को कहाँ से वेरीफाई कर लेंगे? पेरोल की एम्प्लॉय पर्सनल फाइल से वेरीफाई कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या काम करेंगे? आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या वाकई में इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन इस नौयत की है कि इसको कैपिटलाइज होना चाहिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए, सही है। क्या वाकई में ये बंदा कंस्ट्रक्शन फेज में शामिल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, सही है। आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ उसकी कॉस्ट का बैठ के जहाज की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे हो तो सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, सही है। डिजाइनर है जो वो काम कर रहा है, क्या उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है? तो जब हमने पेरोल के प्रोसीजर्स मेरे बच्चों पढ़ रहे होते थे, आपने सिंपल सा रॉ मटेरियल के लिए आपने सप्लायर की इन्वॉइस वगैरह देख ली, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए आपने लेबर के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए होती है? क्वांटिटी चाहिए होती है, आप बताओ आवर्स चाहिए होते हैं। आवर्स कहाँ से पता चलेंगे भाई आपको? आवर्स इस तरीके, भाई एक कश्ती है आधी पौनी बनी हुई है, भाई आधी पौनी बनी है तो डिज़ाइनर के 100 घंटे खर्च हुआ। भाई जो डिज़ाइनर था, शिप डिज़ाइनर था, क्या नाम था भाई? इसका नाम था मिस्टर है। दिखाना है यार मुझे जॉब ऑर्डर कास्ट सिस्टम, जिसमें आपने देख लिया भाई मिस्टर ए के 70 घंटे आ रहे हैं, सही। आपने जाके 70 घंटे को टाइम शीट से वेरीफाई कर लिया कि वाकई में इससे 70 घंटे दिए भी हैं कि नहीं दिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई 70 घंटे का मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 रुपये के रेट से। भाई क्या इसका 1000 का रेट है? हाँ जी 1000 का रेट है। कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल देख ले भाई, जो मिस्टर ए है क्या ये वाकई में डिज़ाइनर है भी कि नहीं। तो भाई मिस्टर ए की एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल में देख लेंगे वाकई में ये डिज़ाइनर है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपने, उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन ओवरहेड 10%। तो ये जितनी भी कॉस्ट है क्या वो वाकई में प्रोडक्शन से पर्टेन करती है कि नहीं करती, और क्या ये 10% का नंबर सही है कि नहीं है बच्चों। इसके ऊपर भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा, यही प्रोसीजर लिखेंगे टू इंश्योर दैट द 10% assumption used by the management is reasonable and only production overhead has been considered, सही है। आपने ये प्रोसीजर लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें
तो एक इन्वेंट्री है जो कि आप बेच चुके हैं, जो कि आपके पास पड़ी हुई है लेकिन वो कंडीशन पूरी हो चुकी है, तो आप करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट करेंगे। सही, करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या आप एग्रीमेंट देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है। आप कस्टमर के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल देखेंगे टू इंश्योर दैट कि क्या कंपनी ने अपने पार्ट पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है कि नहीं कर दी। सही है, तो मेक श्योर दैट कि ये इन्वेंट्री का पार्ट बनना भी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट एक स्पेसिफिक बोर्ड के ऊपर। तो स्पेसिफिक बोर्ड के ऊपर जब इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। देखें, पहली चीज़ कितने की बिकेगी। सही है, तो उसके लिए आप कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ होगा आप देख लेंगे, भाई 100 रुपये की बिकेगी। अच्छा, कितने का खर्चा हो चुका है। सही है, उसके लिए अगेन सेम काम करना पड़ेगा, भाई रॉ मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितनी लगी, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लगा। 80 रुपये का खर्चा आज तक हो चुका है। फिर मसला क्या आया, सेफ्टी, भाई कह रहा है ना सवाल में सेफ्टी इंस्पेक्शन का मसला था, तो मसला क्या आया, तो उस मसले के ऊपर जो भी सेफ्टी रिपोर्ट होगी आप उसको पढ़ लेंगे। जब आपने वो पढ़ ली तो फिर आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे उसको ठीक करने में मजीद कितना खर्चा आएगा। मैनेजमेंट कहती है 50 रुपये का खर्चा होगा, आप कहेंगे बस शाबाश, फौरन से 30 रुपये की इंपेयरमेंट आप रिकॉर्ड कर लें। सही है, तो यहाँ पे इंपेयरमेंट के ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपने मेंशन करने होंगे बच्चों। सही है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपने मेंशन, इन्वेंट्री की एजिंग का प्रोसीजर ना लिखेगा बच्चों, सेंस नहीं बनता इस प्रोसीजर का। ठीक है, बिकॉज एक स्पेसिफिक शिफ्ट के ऊपर उसने आपसे सवाल पूछा। सवाल की अगली रिक्वायरमेंट जो हमारे पास एग्जिबिट 5 था, the finance director request. सही है, given B has requested that the company perform the audit firm, sorry, the company has requested, the management has requested, the financial controller has requested that the audit firm perform an additional services to conduct a detailed review of some of the company's internal control and to recommend improvements. Although this is an engagement usually performed by an internal audit team, the financial controller has suggested that because the external audit will include work on internal controls, this additional work would incur as additional fees as it should be included within the audit fees. The internal control falling under the scope of this review are not at all directly related to the financial reporting process. बच्चे सवाल देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल उससे पूछा है। वो आपसे कह रहा है कि भाई आप हमारे इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करें और इंप्रूवमेंट बताएं, और आप ऑडिट में तो वैसे भी इंटरनल कंट्रोल को तो इवैल्यूएट कर ही रहे होते हैं ना, तो यार इसी फीस के अंदर बस आप इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करें और हमें कुछ फाइंडिंग्स वगैरह बताएं, बिकॉज ये काम तो आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं और आप भी तो हमारे बंदों का काम यूज करते हैं इंटरनल ऑडिट का। सही है, तो इसका मतलब है यार आप भी कुछ काम कर लें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। ये उसने आपसे सवाल पूछा। अब वो कह रहा है इसमें एथिकल इशू क्या है। सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहले का एथिकल इशू, ये सवाल आया कहाँ से, ये सवाल हमारा आईकेपी कोड ऑफ एथिक्स से है, और इस सवाल के ऊपर जो इंटरनल ऑडिट वाला हमारे पास हैंड आउट है उसको सामने रखें, वो अप्लाई हो जाएगा। सही है, इंटरनल ऑडिट के सेक्शन हैंड आउट को अगर आप देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मैं एज्यूम नहीं करूंगा, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी ना हो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो मैं एज्यूम कर ही नहीं सकता। सही है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं भाई, ये जो आपके पास थ्रेट्स लिखे हुए आ रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपके पास लेट से हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ये थ्रेट्स हो जाएंगे तो अगर नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी है, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में भी है, तो वहां पे वो आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन थ्रेट मौजूद है, उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए सेफ गार्ड अप्लाई करना होता है। सेफ गार्ड क्या है, सेपरेट एंगेजमेंट टीम होगी। सही है, सेपरेट एंगेजमेंट टीम होगी। तो इसका मतलब है सर आप तो एक ही ऑडिट टीम से सारी चीजें करवा रहे हैं, एक ही ऑडिट टीम से सारी चीजें करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एथिकल इशू आपके पास ये कि अगर आपने सर्विस एक्सेप्ट कर ली तो टेक्निकली स्पीकिंग आप इंटरनल ऑडिट की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिमिलर ऑडिट फीस में। जब आप इंटरनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऑडिट टीम जो है, वो जो पेरोल पे काम कर रही है, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे काम कर रही है, वही इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी सेपरेट एंगेजमेंट टीम, जो थ्रेट मौजूद है और आपके पास आपका मॉडल ही ऐसा बन गया कि आपके पास यहाँ पे सेफ गार्ड अप्लाई हो ही नहीं रहा। सही है, तो इस चीज के ऊपर आप मैनेजमेंट से माजरत कर लेंगे, जी मैं आपको नहीं करूंगा, फीस तो छोड़े, इंटरनल ऑडिट की सर्विस अगर आपने करनी है तो आपका एक सेपरेट एंगेजमेंट लेटर होगा, उसके अंदर हमारी फीस होगी और फीस के अंदर हम सारे थ्रेट्स और सेफ गार्ड्स आपको बताएंगे। सेपरेट टीम होगी, एक ही बंदा ऑडिट टीम का बंदा बैठ के इंटरनल ऑडिट को इवैल्यूएट नहीं कर सकता और आपको बाकायदा तौर पे रिपोर्टिंग करें। अच्छा, दूसरी चीज, सेकंड, द कंपनी हैज रिसेंटली अप्लाइड टू द बैंक फॉर द एडिशनल फाइनेंस ऑफ $60,000 टू बी यूज्ड इन द जॉइंट अरेंजमेंट विद द एल्म एसोसिएट। द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज आस्क्ड वेदर द ऑडिट फर्म कैन प्रोवाइड अ गारंटी फॉर दिस फाइनेंस। लोन्स एंड गारंटी का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। आई क्लब के कोड ऑफ एथिक्स में लोन्स एंड गारंटी का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। सही है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वगैरह आपके पास क्रिएट हो जाएगा, बच्चों फैमिली थ्रेट्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। आप गारंटी दे रहे हैं, आप गारंटी दे रहे हैं, सही, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, आप गारंटी दे रहे हैं बैठ के थर्ड पर्सन को कि जी ये अगर इसने ऑडिटर, अगर इसने क्या कहता है, मेरे क्लाइंट ने, ऑडिट क्लाइंट ने आपको डिफॉल्ट कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको पेमेंट करूंगा। क्या आप लोन्स एंड गारंटी, सही है, टू ऑडिट क्लाइंट विच इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? मेरे बच्चों आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर तो मटेरियल है तो उस चीज़ को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो लोन्स एंड गारंटी का हैंड आउट आपके सामने है प्यारे बच्चों। सिर्फ सिनेरियो एप्लीकेबल हो जाएगा कि ये सिनेरियो एप्लीकेबल हो रहा है, और अगर आप लोन्स एंड गारंटी प्रोवाइड करते हैं
तो ये आपने नहीं देखना होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। अगर इस तरह के लोन्स एंड गारंटी आपने प्रोवाइड करी है, बच्चों थ्रेट इस नौयत का हो जाएगा कि कोई भी सेफगार्ड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो बच्चों ये हमारे पास 40 नंबर का एक सवाल था, एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस थी। इसमें अच्छे सवाल थे, अच्छे सिनेरियोज थे, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी थे जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं और इसके अंदर हमने 20-25 मार्क्स और ऐड कर दिए ऑडिट प्रोसीजर वाले। थैंक यू सो मच।